हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि छायावादी काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2016, 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। बस थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन डिफरेंट करके पूछता है, बट क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी छायावादी काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाले। उसके बाद छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, ये पूछ सकता है, या फिर छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, यानी क्वेश्चन सेम ही है पर थोड़ा सा अलग करके पूछ लेता है। और देखिए कितने बार पूछा जा चुका है, हर 2 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो 20 में पूछा गया था एंड इसके बाद आप 2022 का पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, यहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पे ये प्रश्न कुछ इस तरीके से आया है कि छायावाद को परिभाषित करते हुए छायावादकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा, उसका मैंने यहाँ पे यूज किया है इस नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैंने एक गेस्ट पेपर का भी यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी मदद से मैंने इस नोट्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना का हेडिंग डालना है एंड उसके बाद लिखना है, छायावाद का समय सीमांक सन 1918 से 1936 तक मानी जाती है। छायावाद का नामकरण देने का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाना जाता है। और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि छायावाद का नामकरण देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का नामकरण देने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है, छायावाद को आधुनिक साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, आधुनिक साहित्य का, तो छायावाद है हमारा। ठीक है, छायावाद शब्दों को 2 अर्थों में ली जाती है, पहला रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष। छायावाद शब्द को हम किसी एक या विशेष परिभाषा में नहीं बांध सकते क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं बताई है। तो छायावाद को हम किसी एक विशेष परिभाषा में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि सभी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसा कि हम आदिकाल में भी देख सकते हैं कि आदिकाल में भी अलग अलग कवियों ने अलग अलग मत दिया है ना, और अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल का। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि छायावाद को भी अलग अलग परिभाषा दी गई है अलग अलग विद्वानों द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम कुछ विद्वानों का परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका अर्थ आध्यात्मिकता प्रधान, प्रतीकवादी और विशेष प्रकार की काव्य शैली में लिया है। यानी कि जो छायावाद है इसमें स्पिरिचुअल की बातें की गई है, इसमें प्रतीकवादी को लिया गया है और विशेष प्रकार की काव्य शैली, यानी कि अगर हम पिछले काल जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, वो सब की बात करें तो उससे कुछ अलग, कुछ डिफरेंट लिया गया है, अलग काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। ठीक है, तो ये इनकी परिभाषा हो गई। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगले साहित्यकार का मत। तो नागेंद्र के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, ये नागेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सभी का परिभाषा आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का मत इस पे। वहीं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को अंग्रेजी साहित्यकार रोमांटिसिज्म से प्रभावित कविता बताया है। ठीक है, उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड लिखना है,
छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा। वहीं इस युग के कुछ अन्य कवि हैं: राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा आदि। इस युग की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: कामायनी, लहर, आंसू। ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना है। उसके बाद उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचना है। उसके बाद हम देखते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि। ये सभी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है। उसके बाद लिखना है, अब आगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है स्वतंत्र चेतना का एंड लिखना है, छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यहाँ स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग ही नहीं वरन एक जीवन मूल्य है। यहाँ स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। पंत ने मानव मुक्ति और विश्व मुक्ति की कल्पना की है। इस समय भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, जिसने यथास्थिति का विरोध किया और परिवर्तन की मांग की। निराला लिखते हैं, तोड़ो 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 काड़ा, निकले फिर गंगा जलधारा। तो यहाँ पे निराला स्वतंत्र चेतना से अभिभूत होकर इन पंक्तियों को लिखते हैं। अगला हेडिंग आपको डालना है व्यक्तिकता। छायावादी काव्य व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। इन कवियों ने अपने व्यक्तिगत सुख, दुख, प्रेम, घृणा आदि भावनाओं को अपने काव्य में खुलेआम व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। निराला और महादेवी वर्मा की पंक्तियां इसी व्यक्तिकता को उद्घाटित करती है। ऐसा आपको छायावादी काव्य के अतिरिक्त कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कवि व्यक्तिगत जीवन के बारे में खुलेआम कविताएं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे संबंधित एक पंक्ति हम देख लेते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। इसमें वो व्यक्त करती है अपने व्यक्तिगत दुखों को। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों का दावा है, कविता विचारों तथा तथ्यों से नहीं वरन अनुभूति से बनती है। प्रसाद जी मानते थे कि कविता में स्वानुभूति की विवृत्ति होती है। पंत लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है जिज्ञासा एवं रहस्य भावना का और लिखना है, छायावादी कवि सृष्टि की अपार सत्ता के प्रति जिज्ञासु हैं। प्रश्नानुकूल वह अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षित हैं तथा उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आह कल्पना का सुंदर वह मधुर जगत कितना सुंदर होता। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है दुख, वेदना और करुणा का। छायावादी कविता में वेदना और करुणा का स्तर प्रधान है। इस युग की कविताओं में आंसू, पीड़ा, वेदना, व्यथा, करुणा का प्रबल आवेग मिलता है। ऐसा लगता है कि कवि इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। प्रसाद लिखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कवि दुखी है, उसे बहुत ही पीड़ा हुई है, तो कविता इस प्रकार से लिखी जाती थी। ठीक है, दुख, वेदना और करुणा से संबंधित। अब इस काल की अगली जो प्रवृत्तियां हैं वो है प्रेमानुभूति। तो इसका आपको हेडिंग डालना है एंड लिखना है, छायावादी कविता का मुख्य आधार प्रेमानुभूति है। मधुर प्रेम की एक तरल अंतर्वर्ती धारा समूचे छायावादी काव्य में अनवरत प्रवाहित होती हुई लक्षित होती है। यहाँ प्रेम का उदात्त चित्रण हुआ है, जिसमें प्रेम का नहीं समर्पण का भाव है। और उसके बाद इससे संबंधित एक पंक्ति देखते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान।
सौंदर्य चेतना ये भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। तो आपको इसका हेडिंग डालना है एंड लिखना है, छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। इन कवियों ने नारी के आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों का अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली चित्रण किया है। उसके बाद इससे संबंधित एक पंक्ति आपको लिखना है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण भी अत्यंत मनोहारी ढंग से किया है। तो आपको अगला हेडिंग जो कि 8वां है वो डालना है प्रकृति चित्रण का एंड लिखना है, छायावाद में प्राकृतिक चित्रण अत्यंत मनोहारी रूप में व्यक्त हुआ है। यहाँ प्रकृति इस तरह समा गई है कि छायावाद से उसे अलग करना संभव नहीं। छायावादी सौंदर्य को प्रकृति के उपस्थिति से जीवंतता प्राप्त होती है और छायावादी सौंदर्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाती है। पंत जब कहते हैं, छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरा बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन भूल अभी से इस जग को। या फिर आप इन पंक्तियों को भी लिख सकते हैं, मेरा पाबस ऋतु सा जीवन मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले सांवले मेघों से मेरे नयन। या फिर इन पंक्तियों को भी लिख सकते हैं, दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार, छिपा छाया वन में सुकुमार, स्वर्ग की परियों का संसार। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, जो पंक्ति आपको याद हो, जो समझ में आए अच्छे तरीके से, वही पंक्ति आपको लिखना है, लेकिन लिखना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि इससे दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर भी आपको पूरे अंक देगा। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है, गेयता छंद और अलंकार का। गेयता यानी कि जो गाने योग्य है, तो कविता गाने योग्य होता है और इन रचनाओं में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, अलंकार का, तो इसके लिए इसका हेडिंग आपको डालना है एंड लिखना है, छायावाद की अधिकतर कविता गेयात्मक शैली में है, यानी कि जिसे गाया जा सकता है। छायावादी कविता में प्राचीन छंदों का प्रयोग भी हुआ है और साथ ही साथ नए छंदों का भी प्रयोग हुआ है। वही छंद मुक्त कविताएं भी लिखी गई है। छायावादी कविताओं में प्राचीन अलंकार के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्यकार के मानवीकरण अलंकार तथा विशेषण विपर्य अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, ठीक। तो ये हो गया गेयता छंद और अलंकार में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट हेडिंग जो कि है हमारा भाषा शैली। तो इसका हेडिंग आपको डालना है एंड लिखना है, छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ये प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। छायावाद में मुक्त गीति शैली, प्रतीकात्मक शैली तथा गीत शैली आदि में काव्य रचना हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर एक ही होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।